Hello everyone, how are you? I hope you are all fine. Yes, beta, I am also fine. Today we are starting a new batch for CA Foundation for paper 1. The name of paper 1 is accounting. 100 नंबर का ये पेपर है और ये जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जनवरी 25 और मई 25 अटेम्प्ट के लिए हम ये बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं पेपर का फॉर्मेट आपको बताऊंगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या है। देखिए, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे पेपर के अंदर वो टोटल कितने रहेंगे बेटा? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर के अंदर रहेंगे 6 रहेंगे, उसके अंदर सब पार्ट रहेंगे। जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी कंपलसरी। बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें से एनी 4 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, बाकी के 5 क्वेश्चन में से। और एवरी क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी 20 मार्क्स की, जो ये वेटेज है ये रहने वाली है। इसके अंदर सब पार्ट होंगे, ऐसा मत समझिएगा कि हर क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, लेकिन कोई 6 नंबर का हो सकता है, कोई 8 नंबर का हो सकता है, कोई 12 नंबर का हो सकता है। लेकिन एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैंडेटरी कवर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। बाकी के 5 क्वेश्चन में से एक की चॉइस मिलेगी, यानी कि 4 कोई भी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं आपको बेटा वो करने हैं 5। हर क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, तो इस तरह से आपको 100 नंबर का जो पेपर है वो मिलने वाला है। क्लियर? तो अब हम ये समझते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या है। 2 मॉड्यूल में आपका जो कोर्स है ICI के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। हम सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल 1 की। मॉड्यूल 1 के अंदर जितने भी चैप्टर हैं टोटल 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। और मॉड्यूल 2 के अंदर 5 चैप्टर हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर जितने भी चैप्टर हैं इन जनरल आप लोग क्लास 11th में करके आते हैं, और मॉड्यूल 2 के अंदर जो चैप्टर हैं इन जनरल वो क्लास 2 का आपका करिकुलम का पार्ट रहा होगा। तो मॉड्यूल 2 के अंदर 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 अगर हम बात करें तो वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वगैरह, आपको अकाउंटिंग क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सेकंड चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आपने अच्छी तरीके से क्लास 11th के सिलेबस में करा होगा, अभी मैं एक एक करके आपको लिखता भी हूँ। चैप्टर 3 के अंदर मेन चैप्टर स्टार्ट होते हैं और वो है बैंक रिकन्सिलिएशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। चैप्टर 2 जो है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस का है। चैप्टर 3 से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है और वो रहेगा आपका बैंक रिकन्सिलिएशन, जिसे हम आज स्टार्ट भी करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन। चैप्टर 4 जो है वो है इन्वेंट्री। चैप्टर 4 जो है बेटा वो है आपका इन्वेंट्री। चैप्टर 5 जो है वो है डेप्रिसिएशन। चैप्टर 5 जो है वो है डेप्रिसिएशन। चैप्टर 6 जो है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो मैं खाली बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट PN लिख देता हूँ। चैप्टर 7 जो है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ये आपका इस तरीके से जो मॉड्यूल 1 का सिलेबस है
दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर 1 है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, चैप्टर 3 है मेन चैप्टर जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन, चैप्टर 4 है आपका इन्वेंट्री, चैप्टर 5 है आपका डेप्रिसिएशन, चैप्टर 6 है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, और चैप्टर 7 जो है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब बात आती है मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 में चैप्टर जो 8 है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 8 जो है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। चैप्टर 9 जो है वो है पार्टनरशिप एंड एलएलपी, चैप्टर 10 जो है, ये चैप्टर 8 मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर, चैप्टर 9 है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और पार्टनरशिप एंड एलएलपी जो है वो आपका चैप्टर 10 है। चैप्टर 11 की अगर बात करें तो वो है कंपनी अकाउंट। चैप्टर 11 की बात करें तो दैट इज कंपनी अकाउंट। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है मॉड्यूल 1 में एंड मॉड्यूल 2 के अंदर। 2 मॉड्यूल के अंदर इंस्टीट्यूट ने इसे कवर किया है। मॉड्यूल 2 के अंदर चैप्टर 8 है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 10 है अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, चैप्टर 11 है पार्टनरशिप एंड एलएलपी, और चैप्टर 11 है कंपनी अकाउंट। जाहिर सी बात है हर चैप्टर के अंदर यूनिट भी होंगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। एक मैंने माइंड मैप तैयार किया है कि आप आज से नए पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि पेपर 1 है। किसी भी सीए करने वाले बच्चे के लिए जो पेपर 1 है वो पहला प्यार होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। और क्यों ना हो, क्योंकि इसमें आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। इसमें कम से कम आप 80-90 को एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आप उससे कम सोचते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। कम से कम आपको 80-90, सबसे बेहद ही आसान सिलेबस है, कुछ भी नहीं है। जो भी आप 11-12 में पढ़ के आए हैं उसी को एक तरीके से रिवाइज करना है। तो जल्दी से बताइएगा कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी भी बच्चे को? बेटा किसी को भी कुछ समझ ना हो, 100 नंबर का पेपर है, जनवरी अटैम्प्ट के लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहने वाले हैं, हर क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का, इस तरह से 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी के 5 बचे हुए में से कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पेपर रहेगा 120 का, लेकिन जो अटैम्प्ट करना है आपको, जाहिर सी बात है 100 ही नंबर का करना है। पेपर इस तरीके से बना हुआ आता है कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आएगा। बच्चों को ये पूछना ज़रूर होता है, तो मैं पहले बता दूं कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 के 11 चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई पेपर ऐसा नहीं देखोगे कि किसी भी चैप्टर, कोई एक चैप्टर छूट गया हो, कि किसी एक चैप्टर की अनदेखी कर दी हो इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने। ऐसा नहीं होगा। जैसे आज से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करेंगे तो एक अटैम्प्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और सेम ही क्वेश्चन दूसरे अटैम्प्ट में 10 नंबर का आ जाता है। तो मार्क्स का फेरबदल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चैप्टर छूट जाए। हर चैप्टर से ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है बेटा? तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। पहला चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये होता क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? कौन तैयार करता है? कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बेहद ही आसान चैप्टर है। रिसेंटली सितंबर 24 में भी जो एग्ज़ाम हुआ है 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया है और मैंने आपको बताया भी है
कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आएगा, कभी 10 नंबर का आ गया, कभी 5 नंबर का आ गया, कभी 8 नंबर का आ गया, कभी 7 नंबर का आ गया। तो सामने आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। सर ये डेट क्या होती है? क्या ये बैलेंस शीट वाली डेट होती है? बेटा ना, ये बैलेंस शीट वाली डेट नहीं होती है। ये कोई सी भी डेट हो सकती है, ये आप डिसाइड करेंगे, कस्टमर डिसाइड करेगा जिस के लिए हम बैंक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। कस्टमर ही खुद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करता है। क्यों तैयार करता है, अभी थोड़ी देर में आपको सारे जो मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे उनके सब जवाब मिलेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। वो पर्टिकुलर डेट 15 जुलाई भी हो सकती है, वो 30 सितंबर भी हो सकती है, 31 अक्टूबर भी हो सकती है। आप जिस डेट को चाहें उस डेट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये लीगली जरूरी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना? ना बेटा ना, ये लीगली जरूरी नहीं है। ये कस्टमर के अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ये एंटिटी के, ऑर्गेनाइजेशन के अपने सेटिस्फैक्शन के लिए है। वो कुछ बातों का पता लगाना चाहता है, इसलिए वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करता है। किसी भी कानून में, ना पार्टनरशिप एक्ट में, ना कंपनी एक्ट में, कहीं पर भी, ना एलएलपी एक्ट में, कहीं पर भी ये लीगलाइज जरूरी नहीं बनाया गया है कि एवरी कस्टमर शुड प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसी भी कानून में, दुनिया के किसी भी कानून में इसको जरूरी नहीं बनाया गया है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल। किस बात को रिकंसाइल करने के लिए आप बना रहे हैं? टू रिकंसाइल द कैश बुक बैलेंस बैंक कॉलम। आपको मालूम होगा, उड़ता उड़ता याद आ रहा होगा, क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं कि कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं। 1 कॉलम कैश बुक होती है, 2 कॉलम कैश बुक होती है, 3 कॉलम कैश बुक होती है। 1 कॉलम कैश बुक में के लिए हम केवल कैश की एंट्री, डेबिट में जो पैसा आया हमारे पास, क्रेडिट में जो पैसा गया, उसको कैश बुक में लिखते हैं। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों की एंट्री एक ही लेजर के अंदर होती है। उसके अंदर 2 कॉलम खींचे जाते हैं। जहां जहां कैश होगा तो वो कैश बुक में कैश कॉलम के अंदर आएगा, और जब भी हमने पैसा बैंक में जमा कराया तो वो बैंक कॉलम में आएगा। पैसा बैंक से निकाला तो वो बैंक कॉलम के क्रेडिट के अंदर आ जाएगा। 3 कॉलम कैश बुक में आपको मालूम होगा तो डिस्काउंट का कॉलम भी और एक ऐड हो जाता है, तो हम उसे अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नहीं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कि बैंक कॉलम। उसका एक कैश कॉलम भी होता है, तो कैश कॉलम के बैलेंस को रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं हम बैंक कॉलम के बैलेंस को रिकंसाइल कर रहे हैं विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, जिसे बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है। बाय राइटिंग द आइटम कोजिंग द डिफरेंस बिटवीन द 2 बैलेंस। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम उन आइटम्स को लिखते हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। हम उन आइटम्स को लिखते हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मेनी टाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको कारण पता लगते हैं। कारण आपको पहले से ही पता होते हैं, उन कारणों से आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ये टेक्निकल बात है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि मैंने 2 बातें अलग अलग हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद कारण पता लगेंगे, कारण आपको पहले से ही पता हैं। इस बात को चेक करने के लिए जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास होगा, कारण आपके पास होंगे कि कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में क्यों डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आप सेटिस्फाइड करना चाहेंगे अपने आप को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के कि क्या यही कारण है जो डिफरेंस के कारण है। तो अच्छे तरीके से देखिए, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि
बाय राइटिंग द आइटम्स कोजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के कारण नहीं खोजे जाते, आपको कारण पहले से पता होते हैं और उनसे आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं बाय राइटिंग द आइटम्स कोजिंग डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे बता दीजिए कि क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर मैं दोबारा से इस बात को लेता हूं। बेहद ही आसान सी चीज है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। ऑन एनी पर्टिकुलर डेट को भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। विद रिकंसाइल द कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक। पासबुक मैंने बोला कि पासबुक का बैलेंस बोल दीजिए, या आजकल जो ज्यादातर चलता है बैंक स्टेटमेंट। पासबुक क्या होता है? एक लेजर फॉर्म में, एक बाइंडिंग फॉर्म में एक बुक होती है छोटी सी, आपको उसे पासबुक कहते हैं। और बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? A4 साइज के पेपर पर आपको पूरे साल का लेखा जोखा वो एक साथ निकाल के दे देते हैं। फोटोकॉपी आप समझ लीजिए कि किसी का आपने कोई डॉक्यूमेंट है वर्ड का या PDF का, और उसका आपको उन्होंने फोटोकॉपी दे दी, तो दैट इज कोल्ड बैंक स्टेटमेंट। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों एक ही बात समझिए। आप क्वेश्चन को करने के लिए दोनों हैं भी एक ही बात, केवल फर्क इतना है कि पासबुक नाम से ही पता लग रहा है बुक की फॉर्म में है, उसमें काफ़ी लीव्स होंगी आपकी, कुछ भरी भी होंगी, कुछ खाली भी होंगी। बैंक स्टेटमेंट 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना भी आपकी एंट्रीज आ रही होंगी उसके हिसाब से जितने भी पेजेस की जरूरत है उतने का बैंक स्टेटमेंट निकल के आपको दे दिया जाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट विद रिकंसाइल द कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली एंड पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बाय राइटिंग द आइटम्स कोडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। देखिए, अब ये तो पता लग गया हमें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। अब मन में ये क्वेश्चन उठना लाजमी सा है, सर ये डिफरेंस आता ही क्यों है? इसके कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं। एक टाइमिंग डिफरेंस होता है, एक एरर कमिटेड बाय द बैंक होता है, एक ट्रांजैक्शन ओनली रिकॉर्डेड बाय द बैंक होता है। तो 3 मेनली कारण होते हैं। लेकिन उससे पहले हम बैंक स्टेटमेंट को और कैश बुक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 पार्टियां हैं। सपोज कीजिए एक राम है और एक मोहन है। अभी मैं बैंक की बात कर ही नहीं रहा, मैं 2 अलग अलग पार्टियों की बात कर रहा हूं। अगर मैं राम की बुक्स की बात करूं, राम और मोहन में बार बार लेन देन होता रहता है, तो दोनों अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक दूसरे का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम, और मोहन का अकाउंट तैयार करूंगा, मोहन अकाउंट। ऐसे ही एक दूसरी पार्टी है, वो है आपकी मोहन। तो इन द बुक्स ऑफ मोहन, इन द बुक्स ऑफ मोहन, इन द बुक्स ऑफ मोहन हम बात करेंगे, इसमें करेंगे राम का अकाउंट तैयार, राम अकाउंट। आपको मालूम ही है कि अकाउंट कैसे तैयार होता है। 2 साइड होंगी डेबिट क्रेडिट की, ऐसे यहां पे भी 2 साइड होंगी डेबिट क्रेडिट की। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हुई, आपने मोहन से कुछ गुड्स परचेज किया। आपने से मतलब है राम ने। राम परचेज सम गुड्स फ्रॉम मोहन, say ₹10,000। तो व्हाट एंट्री विल यू पास इन द बुक्स ऑफ राम एंड मोहन? राम की बुक के अंदर आप क्या एंट्री पास करेंगे? जल्दी से बताइए सोच के। राम परचेजेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मोहन। राम ने 10,000 के गुड्स, अमाउंट का गुड्स जो है मोहन से परचेज किया। व्हाट एंट्री विल यू पास इन द बुक्स ऑफ राम एंड मोहन? तो हम पहले बात कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ राम। तो मालूम है आपको परचेजेज अकाउंट डेबिट
टू मोहन, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, बिकॉज राम परचेज द गुड्स फ्रॉम मोहन, तो परचेज डेबिट होगा और मोहन क्रेडिट होगा। तो मोहन के अकाउंट में क्या एंट्री जाएगी? मोहन के अकाउंट में क्या एंट्री जाएगी बेटा, जल्दी से सोच के बताइए। बाई परचेज अकाउंट, एम आई राइट या रॉन्ग? 10,000 आ जाएगा बेटा, एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से बताइएगा, मैं सही हूं? इन द बुक्स ऑफ मोहन एंट्री क्या बनेगी? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मोहन के लिए वो सेल है, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राम के अकाउंट में क्या जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। ये एक सिंपल सी मैंने एंट्री दी है कि राम परचेजेज द गुड्स फ्रॉम मोहन, तो राम की बुक्स में बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन की बुक्स में बनेगी राम डेबिट टू सेल, और उसकी जो पोस्टिंग होगी वो इस तरह से होगी। बाकी भी और एंट्रियां होंगी पूरे साल के दौरान, एक पीरियड के दौरान। जब भी हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो मोहन के बुक्स में क्या आएगा? टू बैलेंस, राम की बुक्स में मोहन में क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, और जब इसका बैलेंस निकालेंगे आप, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000, क्योंकि जो बैलेंस माना जाता है वो बीडी वाला माना जाता है, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको 11-12 आपने अच्छी तरीके से की है। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन इन द बुक्स ऑफ मोहन, जब राम के अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ बाई बैलेंस कैरी डाउन होगा 10,000, लेकिन जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। एक पर्टिकुलर एंट्री का रिफ्लेक्शन इफेक्ट को मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। जब मोहन की बुक्स में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आया, यानी कि ब्रोट डाउन बैलेंस ही असली बैलेंस माना जाता है, जो नेचर मानी जाती है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो ब्रोट डाउन से निकाली जाती है। तो 10,000 का जो बैलेंस है क्रेडिट, इसका मतलब है कि राम को मोहन के 10,000 रुपये देने हैं। अगर राम ये कह रहा है किसी भी पर्टिकुलर डेट पर कि मुझे 10,000 रुपये मोहन के देने हैं, तो मोहन को भी ये कहना पड़ेगा या चाहिए कि मुझे राम से 10,000 रुपये लेने हैं। दोनों को एक जैसी बात ही तो कहनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर डेट पर। अगर सब कुछ ठीक है, कोई एरर कमिट नहीं हुई है, कोई और गलती नहीं हुई है, तो दो लोग जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर राम ये कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपये देने हैं, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपकी एसेट है, तो राम को मोहन को राम से पैसे लेने हैं 10,000 रुपये, क्योंकि मोहन की बुक में राम का बैलेंस डेबिट है, लेकिन राम को मोहन के पैसे देने हैं 10,000 रुपये। ये मैंने दो पार्टियों को कंपेरिजन करके आपको समझाया है। अब हम बात करते हैं यही बात को कि बैंक और कस्टमर के बीच में क्या होता है। बैंक और कस्टमर के बीच में क्या होता है? जो कस्टमर है वो कैश बुक बनाता है अपने यहाँ, इन द बुक्स ऑफ कस्टमर, इन द बुक्स ऑफ कस्टमर, ये क्या बनाएगा? कैश बुक। कैश बुक 1 कॉलम वाली भी हो सकती है, 2 कॉलम वाली भी हो सकती है, 3 कॉलम वाली भी हो सकती है, चाहे कितने भी कॉलम वाली हो, लेकिन हमें जो मतलब है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, वो बैंक कॉलम से मतलब है कि बैंक कॉलम का बैलेंस कितना आ रहा है। क्लियर है? तो बैंक कॉलम का बैलेंस आपको मालूम है, कोई भी लेजर जो है कैसे बनता है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, डेट है, एलएफ है, उस चीज़ में अभी नहीं जा रहा हूँ, ये फाउंडेशन है, ये सब बना ही लोगे आप, मुझे मालूम है। ठीक है, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे करके कोर्स को कराऊंगा कि अगर आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, मेरी क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको आराम से हर चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है, बेसिक चीज़ें तो मैं मान के चलूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है। अगर ये पर्टिकुलर का कॉलम है
ये अमाउंट का कॉलम हो गया, इफ यू पर्टिकुलर, ये अमाउंट इन द बुक्स ऑफ कस्टमर से, ये राम है, ये राम है। राम ने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। व्हाट एंट्री विल यू पास? जल्दी से बताइए बेटा, व्हाट एंट्री विल यू पास? राम डिपॉजिटेड ₹10,000 इन हिज बैंक अकाउंट ओपन्ड SBI। हम बैंक को ये ले लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, समझने में आसानी रहेगी आपको। तो राम डिपॉजिटेड 10,000 इन SBI, तो क्या एंट्री आप पास करेंगे? जल्दी से बताइएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप के अलग अलग बैंक अकाउंट अगर हैं, SBI में भी है, PNB में भी है, HDFC में भी है, ICICI में भी है, तो आप सिंपली बैंक ना लिख के वो पहचान में आ जाए कि किस अकाउंट में आपने जमा किया है, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं। नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी। तो जब हम इस कैश बुक में हम एंट्री पास करेंगे, अब ये कैश बुक है, बैंक कॉलम है, तो इसे आप बैंक अकाउंट समझिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा? टू कैश। बैंक अकाउंट के अंदर क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। 10,000 से 10,000 हमने जमा किए। जहां तक SBI की बात है, SBI जो बैंक स्टेटमेंट तैयार करता है, SBI कोई भी बैंक जो अपने यहाँ लेजर तैयार करता है, उसका थोड़ा सा रूप अलग होता है। उसमें उसको भी बता देता हूँ, ऑल्दो वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस नॉलेज सेक के लिए ज़रूरी है। आप किसी भी बैंक को देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एक तरफ होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये होगा पर्टिकुलर्स का। जैसे कस्टमर लेजर अकाउंट बनाता है T फॉर्म में, वो ऐसा ना बना के इस तरह बनाते हैं। तो SBI अपने यहाँ जो एंट्री करेगा, उसके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। अब कस्टमर की ही कॉपी है ये, कस्टमर की ये कॉपी है बैंक स्टेटमेंट जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि SBI की बुक्स में कस्टमर का अकाउंट हो गया ये, जो कि अकाउंट फॉर्म में ना बन के वो इस तरह से फॉर्म में बनता है। तो यहां पर वो लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड, और वो एंट्री करेंगे भाई क्रेडिट के अंदर। अगर आप नॉर्मल बंदा होता, आप SBI को एक मिनट के लिए नॉर्मल समझिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था राम एंड मोहन का, ये मोहन मान लीजिए कि राम ने मोहन को पैसे दिए, तो राम ने दिए तो एंट्री हो गई। अब मोहन के पास पहुंचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू वो राम करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम करेगा। तो जब राम का अकाउंट अपनी बुक्स में खोलेगा, यानी कि SBI राम के अकाउंट खोल रहा है, कस्टमर की कॉपी है, तो बाई कैश करेगा। तो यहाँ पर टू बाई ना करके वो क्या लिख देते हैं, बस नरेशन लिख देते हैं, कैश डिपॉजिटेड, और क्रेडिट साइड में ले जाते हैं। एंट्री तो डेबिट और क्रेडिट के रूल वही रहेंगे, केवल फॉर्मेट चेंज है, कैश डिपॉजिटेड। इसी तरीके से कैश अगर विड्रॉवल करेंगे वो, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अगर कैश विड्रॉवल किया, सपोज कीजिए कि कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ 2000, कैश विड्रॉ किया 2000, तो यहां पर क्या होगा कि 2000 रुपये कैश निकाले, तो बाई कैश अकाउंट आ गया, राम ने 2000 रुपये निकाले बैंक से, तो ये आ गया। ये एंट्री चलती रहती है आपकी। तो एंट्री कुछ भी चले, लेकिन आप ये समझिए कि दोनों को एक ही बात कहनी चाहिए। यहां पर अगर किसी भी पर्टिकुलर डेट पर हम इसका बैलेंस निकालेंगे, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 8000। हमारा राइट बेटा? इसी को जब ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8000 आ गया। जब यहाँ पर हम बैलेंस निकालेंगे, यहाँ पर एक बैलेंस का भी कॉलम होता है इनका साथ के साथ, अब वो साथ के साथ बैलेंस निकाल देता है 8000 रुपये, यानी किसी भी पर्टिकुलर डेट पर क्या बैलेंस है वो पता लग जाता है। वहाँ पर तो हमें बैलेंस निकालना पड़ता है, लेकिन ये लोग इस तरह बनाते हैं कि बार बार बैलेंस ना निकाल के वो हर डेट का बैलेंस आपका
आ जाता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या बैलेंस है वो आ जाता है इसे। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे दूसरा व्यक्ति अपनी बुक्स में कस्टमर का अकाउंट बना रहा है, बस फॉर्म चेंज है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए ये जो बैलेंस है, बैंक कह रहा है 8,000 रुपये मुझे देने हैं, कस्टमर भी ये कह रहा है कि मुझे 8,000 रुपये लेने हैं। इनमें डिफरेंस आ जाता है कुछ वजहों से, उन वजहों को हमें समझना है। इनमें क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंस आ जाता है कुछ वजहों से, और बैंक रिकंसिलिएशन उन वजहों को फाइंड आउट करके उन्हें रिकंसाइल करने का एक स्टेटमेंट है कि क्या जो वजह हमें फाइंड आउट हुई हैं वही वजह हैं या उसके अलावा भी वजह हैं। समझिए बात को, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रीजन फाइंड आउट नहीं होते हैं। कुछ बच्चे में से आके पूछते हैं, कहते हैं कि कहीं से सुना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के वजह फाइंड आउट होते हैं। देखिए क्वेश्चन करते वक्त तो अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट गलत हो गए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन तो तब भी हो जाएगा, लेकिन 20 नंबर की थ्योरी भी आती है। और फिर आप जब इंटरमीडिएट में और फाइनल में जाएंगे तो अकाउंटिंग का जो पेपर है पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड हो जाएगा, कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं उसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। तो उस समय आपको अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं तो तब बड़ा परेशानी होगी। 11th-12th में तो सब चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, अब वो भी सीए जैसा आप एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो फंडामेंटल आपको अपने बेहद ही मजबूत रखने पड़ेंगे। बिना उन फंडामेंटल के काम नहीं चलेगा। और फंडामेंटल जो मजबूत होते हैं वो होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से। न्यूमेरिकल तो उनका एप्लीकेशन है कि आपने जो थ्योरी में समझा और जब आपने उन न्यूमेरिकल में अप्लाई किया तो आपको ये पता लग जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द रीजन, बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द रीजन, और उन रीजन की वजह से जो बैंक पासबुक में अंतर आ रहा है बैलेंस में और कैश बुक के में जो अंतर आ रहा है उनको रिकंसाइल करना होता है। रीजन हमें मालूम होते हैं, क्लियर। तो मैं बात कर रहा था कि मैनी टाइम्स क्या होता है कि इस कैश बुक के बैलेंस में और बैंक पासबुक कह दीजिए, बैंक स्टेटमेंट कह दीजिए, उनमें डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस के मेनली 3 कारण हैं। उस डिफरेंस के मेनली 3 कारण हैं। रीजन फॉर डिफरेंसेस, मेनली 3 कारण हैं। क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है? पहला कारण जो है वो है टाइमिंग डिफरेंस। पहला कारण है टाइमिंग डिफरेंस, इसे समझेंगे। दूसरा कारण है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली बाय द बैंक। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली बाय बैंक। तीसरा कारण है एरर कमिटेड बाय बैंक और कस्टमर। तीसरा कारण है एरर कमिटेड बाय द बैंक और कस्टमर। तो डिफरेंसेस के 3 कारण हैं, एक तो है टाइमिंग डिफरेंस, एक है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, और तीसरा कारण है एरर कमिटेड बाय द बैंक और द कस्टमर। एक एक कारण समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टाइमिंग डिफरेंस को। टाइमिंग डिफरेंस के अंदर 2 ही चीजें आती हैं। टाइमिंग डिफरेंस के अंदर 2 ही चीजें आती हैं सर। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट येट कलेक्टेड। इन पहले टाइमिंग डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, जब कोई कस्टमर हमें चेक देता है तो उस चेक को अपनी बुक्स में एंट्री करने का टाइम अलग होता है और जो पासबुक में बैंक क्रेडिट करेगा उसका टाइम अलग होता है। जैसे ही हमें चेक मिला कस्टमर से किसी भी, हम एकदम क्या कर लेते हैं, और फिर बैंक में जमा करा दिया हमने, तो हम बैंक को डेबिट कर देते हैं। यानी कि हमें ये लगता है कि बैंक में हमारा पैसा जमा हो गया। जैसे ही हमें चेक मिला और हमने बैंक में उसे क्लियरिंग के लिए भेजा, तो वैसे ही अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में हम बैंक का बैलेंस बढ़ा लेते हैं। लेकिन बैंक ये नहीं करता अपनी पासबुक के अंदर। बैंक तब तक कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट नहीं करता जब तक कि वो चेक क्लियर होके ना आ जाए। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमें क्लियरिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम लॉ का पेपर पढ़ते हैं, लॉ के पेपर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, तो वहाँ तो इसकी डिटेलिंग आएगी ही आएगी। फिर भी यहाँ पर आपको फंडामेंटल समझाने के लिए कि ये टाइमिंग डिफरेंस क्या है, क्लियरिंग सिस्टम क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा होता है कि एक है ड्रॉअर, एक है पे। ड्रॉअर ने पे को चेक दिया, मतलब दोनों ही कस्टमर ने देखा, मतलब ये भी एक कस्टमर है, ये भी ड्रॉअर भी एक कस्टमर है, दोनों के आपस में लेन देन होते होंगे। पे जो है यहाँ पे, जिसका पे का मतलब है जिसे पेमेंट देना है, ड्रॉअर का मतलब है जिसे पेमेंट देना है, और पे का मतलब जिसे पेमेंट लेना है। ठीक है, तो पेमेंट देने वाला एक चेक जो है वो काटेगा, वो एक क्या करेगा, चेक काटेगा। सपोज कीजिए कि उसका जो अकाउंट है, उसका अकाउंट HDFC बैंक के अंदर है। उसका अकाउंट कहां पर है, HDFC बैंक के अंदर है। तो HDFC बैंक की चेकबुक उसके पास होगी। से इनके नाम रख लेते हैं X और इसको पे को कर देते हैं Y। से X को 50,000 रुपए का चेक Y को देना है। से X को 50,000 रुपए का चेक जो है Y को देना है। तो एक चेक ड्रॉ करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा और वो चेक उठा के पे को दे देगा। और पे क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा। सपोज कीजिए कि उसका जो बैंक है वो SBI में है, तो हम जो बात कर रहे हैं Y की और SBI की बात कर रहे हैं। आप समझिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब ये एंट्री की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे Y की और SBI की, कि Y को एक चेक मिला और उसने SBI में एक फॉर्म भर के उसे जमा करा दिया। तो Y तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में बैंक का बैलेंस को इंक्रीज कर लेगा, ये मानते हुए कि मेरे 50,000 रुपये जमा हो गए। मैं अमाउंट भी लिख लेता हूँ जिससे मुझे ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 50,000 का चेक दिया, तो Y जो है अपना बैंक का बैलेंस 50,000 रुपये से बढ़ा देगा। लेकिन क्या SBI को मिल गए वो 50,000 रुपये? कल को हो सकता है वो डिसऑनर भी हो सकता है। ड्रॉअर की यानी कि X के बैंक में पैसे हो ही ना, तो बैंक कभी भी ये गलती नहीं करेगा। इसलिए इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। आपके रिकॉर्ड करने का समय अलग है और बैंक के रिकॉर्ड करने का समय है अलग। इस वजह से किसी भी पर्टिकुलर डेट पर ये अंतर आ जाता है कि आपकी कैश बुक में बैंक का बैलेंस कुछ और शो करता है और बैंक की पासबुक में या स्टेटमेंट के अंदर आपका बैलेंस कुछ और शो करता है। तो SBI क्या करेगा, उसे क्लियरिंग हाउस के पास भेजेगा। हर शहर का क्लियरिंग हाउस अलग अलग होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें बताया गया है कि RBI के पास भेजेगा। बेटा ऐसा नहीं है, RBI क्लियरिंग हाउस नहीं होता। RBI पूरे देश के चेक, आप सोचिए कि एक ही शहर के अंदर कितने बैंक होते हैं, लाखों चेक, हजारों चेक रोजाना लेन देन होते हैं, तो RBI तो इन्हीं कामों में रह जाएगा कि वो क्लियरिंग करा करा के भेजे। हर शहर के अंदर क्लियरिंग हाउस होता है। किसी शहर के अंदर SBI हो सकता है, किसी शहर के अंदर ICICI हो सकता है, किसी शहर के अंदर HDFC हो सकता है। तो उस क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा।
वो क्लियरिंग हाउस जो एक्स का बैंक था, क्योंकि एक्स का जो बैंक था HDFC, वहां पैसे जमा है, उस बैंक के पास जाएगा कि देखिए आपके ग्राहक हैं, एक्स हैं, उन्होंने एक 50,000 रुपये का जो चेक है वो काट के दिया है, आप चेक कीजिए कि सिग्नेचर सही है या नहीं है, आप चेक कीजिए कि प्रॉपर बैलेंस मेंटेन है या नहीं है, और अगर सब कुछ ओके है तो 50,000 मुझे दे दीजिए, मैं प्रेजेंटिंग बैंक को दे दूंगा। तो अगर ये सब चीज़ें ओके हैं तो ड्रॉई क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस को पैसा दे देगा। अब सब ऑनलाइन ट्रांसफर ही होता है, और जो क्लियरिंग हाउस है वो प्रेजेंटिंग बैंक को दे देगा, SBI को, और जिस दिन SBI को पैसा मिल जाता है तो वो उस दिन वाई के खाते को क्रेडिट कर देता है 50,000 रुपये से। लेकिन वाई के चेक जमा कराने से लेकर कलेक्ट होने के बीच में कुछ टाइमिंग डिफरेंस है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर बैलेंस मैच नहीं करेगा अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उन दिनों में बना रहे हैं। बात समझ में आई बेटा? सोचिए इस बात को, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर डेट को बनाएंगे आप, तो उन पर्टिकुलर डेट पर बैलेंस कभी भी मैच नहीं करेगा, जिसमें से एक कारण टाइमिंग डिफरेंस है। उस एक कारण में मैंने एक रीजन बताया है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, एक है चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बात समझ में आ गई बेटा? ये चेक डिपॉजिटेड वाली बात है। चेक इशूड भी इसी तरह का है, हम इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हम अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्स और HDFC के कंपेरिजन में करेंगे। एक्स के लिए ये चेक इशूड है, 50,000 रुपये का चेक इशू करके उसने वाई को दे दिया, और जैसे ही उसने दिया वो अपनी बुक्स के अंदर HDFC का जो बैंक कॉलम होगा उसमें बाई साइड में लिख देगा कि मेरा 50,000 रुपये जा चुका है, अब HDFC बैंक में वो नहीं रहा, क्योंकि मैं चेक इशू कर चुका हूं। लेकिन आप बताइए कि क्या वास्तव में अभी HDFC बैंक भी अपने कस्टमर एक्स को डेबिट करेगा? नहीं करेगा, जब तक उसके पास वो चेक ना आ जाए। तो जब हम चेक डिपॉजिटेड की बात करते हैं तो वाई और SBI की हम बात कर रहे हैं, जब हम चेक इशू की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे ड्रोअर और ड्रोई बैंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो आपस में एक दूसरे के कस्टमर हैं। तो ये भी तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा, एक्स भी तो अपनी बुक्स में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा। तो ये जो दो डिफरेंस हैं, ये जो दो डिफरेंस हैं, कौन से दो डिफरेंस है बेटा? टाइमिंग डिफरेंस, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये मैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अभी जो हम समझ के आए हैं ये एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। वो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, ये वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वाई और SBI के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मेरे एग्जाम्पल में मैं लिख भी देता हूं कि वाई एंड SBI के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और चेक इशूड के एक्स और HDFC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इनमें कस्टमर अपने यहां जो एंट्री करता है वो टाइमिंग, और बैंक जिस समय अपने यहां डेबिट या क्रेडिट करता है उन टाइमिंग में डिफरेंस रहता है। इसी वजह से टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं, और टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं, इस वजह से वो बैलेंस शीट के अंदर अंतर आता है। अब इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी समझ लेते हैं। सब कुछ मैं आज ही की क्लास में खत्म कर दूंगा, बाकी तो आप देखिएगा केवल प्रैक्टिस 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 होगी। और जो असाइनमेंट है सब कुछ ICI का कवर्ड है, पास्ट ईयर जितने भी हैं टिल सितंबर 24 तक के सब चीज़ें कवर्ड हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सबके आंसर कवर्ड हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। RTP वगैरह ईच एंड एवरी चीज इसमें कवर्ड है। तो अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, फिर भी हमें करना है तो एक फॉर्मेट लेके चलेंगे।
मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी इस चीज की भी चिंता करें कि यार इस फॉर्मेट को भी याद रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको स्टार्ट करना है विद द बैलेंस ऑफ ईदर कैश बुक और पासबुक। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस लेके चलना है तो आंसर फिर पासबुक का लाना है, और अगर पासबुक का बैलेंस लेके चलना है तो आपको आंसर कैश बुक का लेना है। यानी कि एक बैलेंस हम लेके चलेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे कि दूसरे की बुक्स में क्या बैलेंस हमारा निकल रहा है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है वो कैसे तैयार किया जाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट होगी आपके क्वेश्चन की, जो भी डेट होगी, इसमें एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, प्लस माइनस का कॉलम, डेबिट क्रेडिट तो नहीं, पर्टिकुलर, चाहे तो आप एक ही कॉलम से बना लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ आइटम ऐड होंगी, कुछ आइटम माइनस होंगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक। एक ही कॉलम ले लीजिए चलिए, क्योंकि कुछ लोग दो कॉलम से भी बनाते हैं, कुछ लोग एक कॉलम से भी बनाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बीच में दो कॉलम वाला भी बता दूंगा आपको कि जिससे आप कभी देखें तो कंफ्यूज ना हो। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये और समझ लीजिए, दो चीजें होती हैं, एक तो बैलेंस होता है, एक होता है ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस इस बात के लिए शो करता है पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि आपको बैंक से पैसा लेना है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस ये इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि आपको बैंक से पैसा लेना है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट को शो करता है, यानी कि आपने पैसा ज्यादा निकाल रखा है बल्कि आपको पैसा देना है। बैंक पासबुक में उल्टा है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये शो करता है कि आपको, यानी कि कस्टमर को बैंक से पैसा लेना है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस ये शो करता है कि बैंक को कस्टमर से पैसा लेना है, यानी कि कस्टमर के पास ज्यादा पैसा गया हुआ है और बैंक उससे रिकवरी करेगा। तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का अंतर समझ में आता है आपको। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस निगेटिव है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस निगेटिव है, यानी कि ओवरड्राफ्ट। पासबुक का डेबिट बैलेंस निगेटिव है, यानी कि ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है पॉजिटिव, यानी कि बैलेंस को शो करता है। तो अगर हम कैश बुक का लेके चल रहे हैं, से 1 लाख रुपीज था, अब मैंने एक आइटम बताई थी, चेक इशूड बट नॉट येट कलेक्टेड, सॉरी, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एग्जांपल में एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जिस भी कस्टमर का हम बात कर रहे हैं, चलिए एक्ट की बात कर रहे हैं इस समय, हम जिस भी कस्टमर का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, उसका बैलेंस कैश बुक में फिलहाल 1 लाख है, लेकिन हमने देखा कि 50,000 रुपए का चेक उसने इशू कर रखा है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो पाया बैंक के पास पेमेंट के लिए। आपको जो भी अपना थॉट प्रोसेस रखना है उस केस में, जिसका आप आंसर निकालना चाहते हैं, यहां पर कैश बुक से स्टार्ट किया आपने, आंसर किसका निकालना चाहते हैं आप? पासबुक का। तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या हुआ होगा इस 50,000 रुपए से। आप भी बताइए, इसे आप वर्किंग नोट में लिख भी लीजिएगा, बहुत इजी है। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा 50,000 रुपए से, जैसे आपने चेक इशू किया, लेकिन क्योंकि पासबुक में तो भी एंट्री आई नहीं होगी, तो पासबुक का बैलेंस जो है बढ़ा हुआ होगा। जो भी इवेंट हुई है, आप एक बुक में जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जहां होती है उसमें उसका इफेक्ट ले लीजिए, दूसरी बुक में उसका रिवर्स होगा। आपने जब चेक इशू किया तो आपको मालूम है, चेक इशू किया तो आपने एकदम
50,000 रुपये जो है बैंक का बैलेंस माइनस कर दिया होगा। अब पासबुक तो वो पहुंचा नहीं, बैंक तक तो वो पहुंचा नहीं, तो इसका मतलब है आपने अपनी बुक्स में 50 रुपये माइनस कर दिए होंगे, जबकि पासबुक में वो बढ़े गए। तो आपको, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आंसर पासबुक का लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री इस तरीके से लेनी पड़ेगी जो पासबुक में आएंगे। प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे अभी प्लस आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 50 है। मैं कह रहा हूं एक ही ट्रांजेक्शन है फिलहाल, तो आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इसका मतलब है 1.5 लाख होगी। अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इसका मतलब बैलेंस है। अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि यहाँ तो चलिए ऐड की आइटम थी, लेस की भी तो हो सकती है, लेस हो सकता है ओरिजिनल बैलेंस से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो फिर माइनस में आ जाएगा, तो ओवरड्राफ्ट शो करेगा। ये बात हुई थी एक्स की। अगर हम वाई की बुक की बात करें तो वाई के लिए ये चेक डिपोजिटेड वाली बात थी, जो एग्जाम्पल मैंने समझाया था, आप दिमाग में रखिए। एग्जाम्पल मैंने समझाया था कि वाई के लिए 50,000 रुपये का चेक मिला और उसने एसबीआई में डिपॉजिट किया, तो ये डिपॉजिट वाली बात हो गई। तो शुरुआत वैसी ही होगी, बैलेंस एज पर कैश बुक, माना इसकी बुक्स में भी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कैश बुक का बैलेंस 1 लाख है। अब ये कह रहा है कि चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट कलेक्टेड, तो आपने क्या किया होगा, जैसे ही चेक डिपॉजिट किया एसबीआई में तो आपने कैश बुक को प्लस कर लिया होगा, लेकिन पासबुक तो अभी प्लस हो ही नहीं पाई, यानी पासबुक तो 50,000 रुपये से माइनस है। क्योंकि आपको आंसर लाना है पासबुक का, तो क्या करेंगे थे, लेस चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट कलेक्टेड 50,000। तो इसका जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। 50,000 को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो बैलेंस एज पर पासबुक। जल्दी से बताइए बेटा, कि इट क्लियर और नॉट। बेहद ही आसान चैप्टर है, 10 नंबर का चाहे क्वेश्चन आए, चाहे 5 नंबर का, चाहे 8 नंबर का है, फ्री के मार्क्स हैं, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जल्दी से बताइए बेटा, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है। पूरा का पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ही खत्म हो जाना है, यकीन मानिए। बाकी तो सब प्रैक्टिस है, बाकी तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि कुछ क्लासेस के अंदर, लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ही फिनिश हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये टाइमिंग डिफरेंस को लेके, कि टाइमिंग डिफरेंस में 2 चीज़ें आती हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कैश बुक का बैलेंस देके वो पूछ सकता है पासबुक का, पासबुक का बैलेंस देके पूछ सकता है वो कैश बुक का। सोचने का थॉट प्रोसेस आपको राइट रखना है। अगर आपका सोचने का तरीका ठीक है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर जाएंगे। सोचना उस तरीके से जिसका आपको आंसर लाना है। जैसे मैंने यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस लेके स्टार्ट किया है, वो पासबुक का लाया हूँ। अगर पासबुक का बैलेंस दिया होता वो कैश बुक का लाना होता, एंट्री यही होंगी, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड सब होंगी ऐसे। तो आपको प्लस या माइनस उसको ध्यान में रखते हुए करना है जिसका आपको आंसर लाना है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ओनली बाय द बैंक। बहुत सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर आती हैं। बैंक ने आपको इंटरेस्ट कितना दिया, कब पता लगता है आपको, जब बैंक स्टेटमेंट आप लेके आते हैं, जब पासबुक आप लेके आते हैं, उसे पूरी करवाते हैं। क्या उससे पहले आपको पता लगता है? आप अपने यहाँ एंट्री कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, लेकिन बैंक तो कर देता है। बैंक की तो एक निश्चित डेट है, उसे तो पता है कितना इंटरेस्ट देना है मुझे। तो जो इंटरेस्ट बैंक ने दिया, यानी कि उससे बैंक का बैलेंस
बढ़ा हुआ होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा और कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेके बैंक का बैलेंस निकाल रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक है वो सब ऐड में जाएंगी अगर वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं, यानी कि इंटरेस्ट मिला आपको। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस अगर लेके चल रहे हैं, आंसर लाना है पासबुक का, तो उस केस में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक एड बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऐड करना है। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है बैंक, तो बैंक ने इंटरेस्ट लगा रखा होगा आपसे, लगा रखा होगा तो यानी कि वो निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक लेस इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड, तो वो माइनस करना है क्योंकि उससे पासबुक का बैलेंस जो है घटा हुआ होगा। कुछ चार्जेस बैंक लगा देता है तो उससे भी बैंक का जो बैलेंस है वो माइनस हो जाता है। आपको नहीं पता होता इस बात का, आपको तो बाद में पता लगेगा। तो लेकिन जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो डिफरेंसेस के कारण तो बनेंगे। मैनी टाइम्स कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपने बैंक को दे रखी है, किसी की सैलरी देते हैं आप हर महीने और आपने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बिजली का बिल जमा कराना है तो आपने ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन को खोल रखा है और जब भी बिजली का बिल आता है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। फास्टैग आज की तारीख में हर कार में लगे हुए हैं, आपने बैंक अकाउंट से जोड़ रखा है तो फास्टैग का बैलेंस जैसे ही जब भी आप किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं वो बैंक अकाउंट अपने आप ही माइनस हो जाता है। ये चीज़ आपको पता तब लगती है जब बैंक स्टेटमेंट आप लेके आते हैं, तब जाके उनकी कैश बुक में एंट्री करते हैं, अदरवाइज नहीं पता लगती है। तो जिन जिन आइटम्स में जो ट्रांजेक्शन बैंक रिकॉर्ड करता है तो दो ही हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा यानी कि आपका बैलेंस बढ़ेगा उनसे, या आपका बैलेंस घटेगा। तो अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं आप तो प्लस में वो आइटम आएंगी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली बाय द बैंक में जिनसे बैलेंस बढ़ रहा है, और जिनसे बैलेंस घट रहा है वो आपकी माइनस में आएंगे। क्लियर? एरर कमिटेड बाय द बैंक और कस्टमर, एरर किसी से भी हो सकती है तो एरर का भी इंपैक्ट देखना पड़ेगा सर हमें कि वो एरर बैंक के बैलेंस को बढ़ा रही है या घटा रही है। कस्टमर ने कर रखी है तो उसका इंपैक्ट कैश बुक में रहा होगा, बैंक में नहीं आया होगा। अगर बैंक ने कोई एरर कर रखी है तो उसका इंपैक्ट बैंक में आया होगा, कस्टमर की बुक में नहीं आया होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि डिफरेंसेस अंतर हैं, हम उन कारणों को खोजते हैं और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस लेके पासबुक का बैलेंस मैच कर जाता है और जो अंतर हमने खोजे हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यही कारण है जिनकी वजह से अंतर आ रहा है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद भी आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो यानी कि आपको डाउट है कि कहीं और कुछ गड़बड़ है, आप उन गड़बड़ी को खोजने की हम कोशिश करते हैं। तो थ्योरी में आप देखिए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है क्या उसके बेनिफिट हैं? इंपॉर्टेंस, इट आइडेंटिफाइज द एरर इन कैश बुक और इन द बैंक पासबुक। ये एरर को आइडेंटिफाई करता है कैश बुक की भी और बैंक पासबुक की भी। इट डिस्करेजेज मिस एप्रोप्रिएशन और मिस यूज ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समय समय पर तैयार होता रहे तो जो भी कस्टमर का अकाउंटेंट होगा, अकाउंट ऑफिसर होगा, उसे इस बात की चिंता लगातार रहेगी कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। इट हेल्प इन वेरीफाइंग द एंट्री रिकॉर्डेड इन कैश बुक फॉर एक्यूरेसी। इट एंश्योर्स दैट एप्रोप्रिएट बैलेंस आर शोन इन द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। इट हाईलाइट्स द चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट स्टिल पेंडिंग ड्यू फॉर क्लियरेंस डिले। मीनिंग ऑफ कैश बुक पासबुक आप पढ़ लीजिएगा। रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एट पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, तीन मैंने रीजन बताया। टाइमिंग डिफरेंस है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक है, एरर कमिटेड बाय द बैंक और अकाउंट होल्डर है।
टाइमिंग डिफरेंस में क्या आते हैं, दो ही आते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि दो ही चीज़ आपकी टाइमिंग डिफरेंस में आती हैं। जहाँ तक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक है, उनमें कई सारी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं, तो एक एक करके आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, एक एक करके आप यहाँ से थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? कुछ शायद प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर, 1 मिनट, दोबारा से खोलना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट बेटा। थ्योरी में समझा ही चुका हूँ आपको, ये पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद एरर कमिटेड बाय द बैंक भी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बता चुका हूँ कि पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, तो ये सब आपको इसके अंदर दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में जो क्वेश्चन रखे हुए हैं वो ICAI के मॉड्यूल से रखे हुए हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर किया गया है, और उसके बैक साइड में पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ कवर किया गया है। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन आपको सेल्फ करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन सबके दे रखे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। कोई एक एंटरप्राइजेज है जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, बैलेंस एज पर कैश बुक है 2,40,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अकाउंट 1,36,000, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड 90,000, बैंक चार्जेस 300, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 1250, द बैलेंस एज पर पासबुक है 2,86,950। देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको दोनों के ही बैलेंस दे रखे हैं। आपको ये पहले से ही पता होगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते कि आपको दोनों का ही बैलेंस दे रखा है। कैश बुक का लेके स्टार्ट करेंगे, 240 को स्टार्ट लेके चलेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 2,86,950, और अगर आप 2,86,950 को लेके चलेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 240। यानी कि आप खुद ही सेटिस्फाइड हो सकते हैं क्वेश्चन करने के बाद और परफेक्टली कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। नॉर्मली वो क्या करेंगे, जो पॉइंट नंबर 6 है वो गायब कर देंगे, यानी कि आप डाउटेड में रहेंगे कि आपका आंसर ठीक है नहीं है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। बैलेंस एज पर कैश बुक, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, सिंपल एक आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डाला, एज ऑन जो भी डेट है वो डाली, एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है 2,40,000। अब एक एक आइटम को लेकर चलते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट 1,36,000। कुछ याद नहीं करना। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हुआ है कि एक फॉर्मेट याद कर लेते हैं कि कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो ये आइटम ऐड होंगी, ये आइटम लेस होंगी, पासबुक का लेके चलेंगे तो ये आइटम ऐड होंगी, ये आइटम लेस होंगी। दिमाग खराब करना है। आज तो याद कर लेंगे, आज आपके क्वेश्चन हो भी जाएंगे, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस करते हैं तो ये सब चीज़ें क्रैमिंग वाली याद नहीं रह पाएंगी, लंबे समय तक याद नहीं रह पाएंगी। चीज़ों को समझिए, रट्टाफिकेशन से बचना है। बच्चों की शिकायत ये रहती है कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वो आप रटते हैं इसलिए भूल जाते हैं। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे क्लैरिटी के साथ तो आप नहीं भूलेंगे। मैं कुछ भी फॉर्मेट आपको देने वाला नहीं हूँ, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा। मैं हर बच्चे का ध्यान रखूंगा, जो एवरेज है उसका भी ध्यान रखूंगा, वो धीरे धीरे। जो फास्ट बच्चे हैं वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 पे कर सकते हैं, 1.25 पे कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को कोशिश किया जाएगा कि हर स्टूडेंट के माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्लास को कराया जाएगा कि हर बच्चा बेनिफिटेड हो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है 2,40,000, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्किंग नोट में बना लीजिएगा कैश बुक एंड पासबुक। आइटम को समझिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
यानी कि जो भी कस्टमर है जिंदल ऑफसेट है, उसने किसी को चेक काट के दिया, किसी की देनदारी होगी उसके ऊपर, तो उसने उसे चेक काट के दिया, तो उसने अपनी बुक्स में बैलेंस को कम कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा, मैच कर लिया होगा। लेकिन जिंदल ऑफसेट ने जिसे काट के दिया 1,36,000 का चेक, तो क्या वो आपके बैंक के पास आज ही आ गया? वो आज ही नहीं आएगा, उसमें 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, मैनी टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जिंदल ऑफसेट ने जिसे काट के दिया 10 दिन उसकी जेब में पड़ा रहा, वो भूल गया कि उसे बैंक में क्लियरिंग के लिए भेजना है, तो 10 दिन बाद आपका अकाउंट उसे माइनस करेगा। तो कैश बुक में तो इमीडिएटली माइनस हो जाता है, पासबुक में क्या होगा, ये प्लस। आपको फर्स्ट इंपैक्ट नोट करना है, जो दूसरी बुक है उसमें जस्ट उल्टा ही होगा उसका। तो जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि कैश बुक का लेके चल रहे हैं और आंसर निकालना है आपको पासबुक का, तो जो ऐड या माइनस करना है वो आपको पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। देखिए, ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000। नेक्स्ट है चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि किसी ने जिंदल ऑफसेट को चेक दिया, तो जैसे ही आपने चेक दिया और अपने बैंक के पास भेजा तो आपने कैश बुक को कर लिया होगा प्लस। लेकिन जिंदल ऑफसेट का खाता जिस बैंक में होगा उस बैंक ने जिंदल ऑफसेट को अभी क्रेडिट नहीं किया होगा, क्योंकि जिंदल ऑफसेट के बैंक के पास अभी पैसा आया ही नहीं है। क्लियरिंग हाउस में जाएगा, क्लियरिंग हाउस फिर जो जिसने चेक दिया था उसके बैंक के पास जाएगा, जिसे हम ड्रोई बैंक कह देते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करके लाएगा। तो इसमें टाइमिंग लग जाता है, 2-4 दिन लग जाते हैं, तो पासबुक में ही हो जाएगा माइनस। तो क्योंकि आपको आंसर पासबुक का निकालना है तो लेस में जाएगा, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड 90,000। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 300। तो इसका पहला इंपैक्ट बैंक में आया होगा, तो ये माइनस में है, कैश बुक में प्लस है। अब क्योंकि आपको आंसर पासबुक का निकालना है तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 300 से आप माइनस करोगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। आप ये लिख सकते हो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नरेशन आपकी मर्जी है, नरेशन इसलिए होती है केवल आप ट्रांजेक्शन को समझा सकें टीचर को। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 1250। तो यहाँ से इंटरेस्ट क्रेडिटेड में पासबुक प्लस हुई होगी, कैश बुक माइनस हुआ होगा। तो क्योंकि आपको आंसर पासबुक का लाना है तो आप प्लस करेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। तो ये प्लस की 3 आइटम है, इन तीनों को जोड़कर एक नया बैलेंस आया, माइनस की 2 आइटम है, इन दोनों को माइनस करके ये बैलेंस आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि ये आंसर में क्वेश्चन में दे रखा था तो आप सेटिस्फाइड भी हो गए कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। इसे दूसरी तरीके से भी बना सकते थे, क्वेश्चन भी कह सकता है कि आपको पासबुक का बैलेंस लेके कैश बुक का निकालना है। यहाँ तो कुछ नहीं कहा था, तो कैश बुक का लेके पासबुक का निकाल लीजिए या पासबुक का लेके कैश बुक का निकाल लीजिए। अगर आप पासबुक का लेके चलेंगे और आंसर आपको कैश बुक का निकालना है तो आपको प्लस या माइनस में जो कैश बुक में मैंने साइन डाले हैं उसके अकॉर्डिंगली करना है। जैसे पहला था चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 1,36,000 का, तो कैश बुक में माइनस है, तो अगर आप पासबुक का लेके चलेंगे तो ये चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड माइनस में आ जाएगी। इसी तरह से बैंक चार्जेस जो हैं ये माइनस में, वहाँ प्लस में आ जाएंगे आपके, क्योंकि आपको जो आंसर है वो निकालना है कैश बुक का। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।